फैशिस्ट हिटलर जहां खड़ा था, आज वहां पर नेतन्याहू खड़ा है। अगर मशरिक़ वुस्ता में आप देर पा अमन चाहते हैं तो मसला फलस्तीन उसकी कुंजी है। फिल फॉर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए। इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि मियां शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। उनके खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ब्लेम गेम करते हैं। मेरे खानदान का कोई लिंकेज किसी सोसाइटी के साथ नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, अंजम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा जो मामला चल रहा है शहबाज शरीफ के साथ। कभी ज़मानत हो रही है, कभी ECL में नाम डाला जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चलेगी है। दूसरी जो अहम गुफ्तगू होगी वो होगी गज़ा के हवाले से, जो जुल्म और बर्बीत आप देख रहे हैं, आप तक चीज़ें पहुंच रही होंगी, उस पर हम बात करेंगे। तीसरी चीज़ है बड़ी अहम, वो है कि हम महसूस करते हैं कि 40 बरस से ज़ायद 98% जो पाकिस्तानी हैं वो वैक्सीन से महरूम हैं। और अगली स्टोरी जो है वो रिंग रोड करप्शन का केस है, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें अभी जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैं सबसे पहले शहबाज शरीफ के हवाले से बात करूँगा। शहबाज शरीफ का मसला इतना अहम हो गया, मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मसाइल कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में और इश्यूज़ है ही नहीं, न कोरोना का इशू है, न गुर्बत का इशू है, न महंगाई का इशू है, न लूट मार का इशू है, न जो करप्शन हो रही है उसका इशू है, जो बैड गवर्नेंस हो रही है वो भी इशू नहीं है। सिर्फ इशू एक लगता है, वो है कि शहबाज शरीफ बाहर ना जाएँ। क्यों ना जाएँ? वो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। और फिर इस बात का जो इजहार किया गया है हुकूमत की तरफ से, आज दो चीज़ें हमारे सामने हैं। एक चीज़ तो है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की है, और उसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ का नाम PNIL में था। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर हतमी रिलीफ फराहम किया। अब बड़े मजे की बात है कि जो आज उन्होंने पाबंदी लगाई है उसमें इनको ECL में डाला गया है। बड़े हम समझ नहीं पा रहे कि ECL में और इस जो ये लफ्ज़ है PNIL, इसमें क्या फ़र्क है। ये भी तो आवाम को बताना होगा ना कि दोनों कवानीन का मकसद क्या है। आगे जाके समझ आइए कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी असूलों के बरक्स फैसला सुनाया और अपील की कि हाई कोर्ट का फैसला कलम दिया, यानी हुकूमत ये कह रही है कि जो 3 जजेस से जिन्होंने फैसला सुनाया और वो चौथा जज भी अगर शामिल कर लें जिसने एग्री नहीं किया था और आगे दरख्वास्त भेजी थी, इसका मतलब हुकूमत खुद जजेस के किरदार के बारे में, उनके रवैये के बारे में, उनकी जजमेंट के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार करेगी। तो मुझ जैसा आम आदमी जो इंसाफ की तवक्को लेकर वहाँ पर जाता है, तो मेरा जो तवक्को तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं कहूँगा हुकूमत ही नहीं मानती इन लोगों के फैसलों को, तो मैं अगर नहीं मानता तो क्या बुरा करता हूँ। इसके एक और बात जो इस दरख्वास्त में दी गई है वो बड़ी काबिल तवज्जो है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर, जब वो एयरपोर्ट पर गए हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि आपके पास किधर है ऑर्डर। उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर नहीं है और हमने आया तो फिर हम फैसला करेंगे। इस दौरान फिर छुट्टियां हो जाती हैं और छुट्टियों के बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और फिर कल एक और काम हुआ कि ECL में नाम डाल दिया। क्या शहबाज शरीफ इतना ही इंपॉर्टेंट है? शहबाज शरीफ क्या करना चाहता है? शहबाज शरीफ से डरे क्यों हैं, खौफजदा क्यों है? करप्शन की है ना, केस चलाए। केस चलाने से किसने रोका है? क्या उसने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे पे केस न चलाया जाए? और इसमें कहा गया है कि जनाब अगर वो बाहर चले गए तो जाके बाहर जो वादा माफ गवाएं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आज बड़ा मज़े का केस आ गया। आज ये केस जो रिंग रोड का है, ये सवाल है कि अगर आप बराबरी का सलूक करना चाहते हैं ऐसे मुकदमात में, तो सबको गिरफ्तार करें, तहकीक करें और सबके नाम ECL पर डालें जिसका भी नाम रिंग रोड में आ रहा है। रियायत ना करें, क्योंकि वो भी भाग सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी गवाहों पे अपना दबाव डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया पाकिस्तान में, हम सिर्फ एक चीज़ के पीछे ना भागें। हम एक खरगोश के पीछे 3 साल से भाग रहे हैं। अगर वो खरगोश से आपकी बरामदगी हो भी जाती है तो मेरा ख्याल है 10, 20, 30 अरब रुपया होगी। और यहाँ पे तो एक नहर को बनाने के लिए 95 अरब रुपये का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे समझ आती है कि आपने 3 साल में क्यों हमें इस चीज़ के पीछे लगाया। करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, सिर्फ 2 ख़ानदानों की नहीं, उन तमाम ख़ानदानों की जिनके पास दौलत
है और वो वजह बयान नहीं करते कि दौलत कहाँ से आई। उन तमाम ख़ानदानों की जो अपने गोशवारों में अपनी प्रॉपर्टी का, अपने कारों का, अपने बंगलों का, अपने बच्चों के बाहर के सफ़रों को तस्करा नहीं करते, हाँ वो कोई भी हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आए इनको लेकिन जनाब इसके मैं आपको 75 नंबर में से 25 नंबर इसके दूंगा, 75 नंबर आपको किस चीज़ के मैं दूँ? 25 नंबर काफ़ी हैं जो आपने एक ट्राइबल वॉर शुरू कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी 75 नंबर लेने की भी इमरान खान साहब आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है PTI और आपकी जो हुकूमत है कोशिश करेगी। देखिए, ये पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान करप्शन के साथ चल सकता है। करप्शन के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, और करप्शन की वजह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को रोज़ कहना पड़ता है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। पाकिस्तान में जो है वो 45% 45% बच्चे रोटी पूरी ना मिलने की वजह से माजूर हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर। पाकिस्तान दुनिया में गुर्बत की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर जो 3-4 मुल्क हैं उनमें शामिल है। और करप्शन जो है, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, उनके पास 7 अरब रुपए ऐसे हैं जिसका वो ये बता नहीं सकते कि वो कहाँ से आए हैं। और ये 7 अरब नहीं है, ये 7 अरब हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ या कोई भी करप्ट आदमी जो है वो 7,000 अरब रुपए मुल्क के बर्बाद करता है। और देखें, वो कह रहे हैं कि साबित करो कि मैंने करप्शन नहीं की, लेकिन उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका दामाद, उसकी बीवी सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, और उनके बारे में सबूत मौजूद है कि गुमनाम लोगों ने उनको अरबों रुपए के जो है वो पैसे भेजे और उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ ये एक केस नहीं है। अब बात यह है कि अगर वाकई शहबाज शरीफ ने करप्शन की है तो उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वाकई अगर शहबाज शरीफ ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ यहाँ मुकदमा चलना चाहिए, उसे जेल में भी होना चाहिए। लेकिन ये हमें आर्गूमेंट नहीं देना चाहिए कि सबको पकड़ो वरना इसको भी छोड़ो। दिस इज रॉन्ग। जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ पर्चा कार्रवाई होनी चाहिए और करप्शन की हिमायत नहीं होनी चाहिए, वरना ये मुल्क इतना ही बदहाल रहेगा जितना यह है। एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने जो कहा है कि सबसे को पकड़ो, तो एक मैंने केस का हवाला भी दे दिया ना। एक केस आज कल ही में डेवलप हुआ है, वो आ गया है और हमारे सामने है। तो वो मैंने कहा कि वही सलूक करें उन लोगों से जिन पर वो मुकदमा चल रहेगा, उनको ना जाने दें, उनको गिरफ्तार करें। भाई अभी तो शुरू ही नहीं हुआ केस। यही तो मसला है, यही तो नहीं, एक मिनट है, यही तो मसला है कि केसेस शुरू ना हो और एक खास धड़े के खिलाफ आप नैब के तमाम कवानीन का कहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है ना। खास और आम को आप मेहरबानी करें, हम सब ये खास और आम, खास की बात नहीं की मैंने, किस खास की बात की? हम जिस खास जावेद साहब, मैंने किसी खास, मैंने जावेद साहब किसी खास की बात नहीं की है। नहीं, गलत बात, पता क्या, नहीं गलत बात ना करें। मैंने किसी खास की बात नहीं की है। हमने नहीं, मैंने एक मुतालबा किया है, मैंने एक मुतालबा किया है कि तमाम करप्ट लोग जो है उन पे वैसे ही मुकदमे चलाए गए जिससे एक खानदान पे चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ टारगेट ना किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को इस खास और आम आदमियों से निकलना पड़ेगा। इस चंगल और इस माफिया से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। मुझे यह बताएं कि एक बंदा अंडर ट्रायल है, उस पे नैब के रेफरेंस, आप उसको बाहर भेजना चाह रहे हैं और ऊपर मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जावेद मैंने सपोर्ट नहीं किया। मैंने एक मुतालबा और कर दिया है कि तमाम लोग जिन पे नैब के केसेस हैं उनको ईसीएल में डालो। मैंने ये मुतालबा किया, उसका भी जवाब ये मैंने मुतालबा किया। मैं ये कहता हूं कि जो बंदा अंडर ट्रायल है और जिस बंदे ने ऑलरेडी गारंटी दी है और उसकी नाम की आवाजें अदालतों में लग रही हैं कि बुलाओ बुलाओ बुलाओ। कोरोना की बात सुने, बहाना क्या है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है कोरोना की वजह से, इसलिए उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और भाई अगर नहीं हो सकती तो ये ट्रीटमेंट के लिए क्यों जा रहे हैं? इधर क्यों नहीं फिर ट्रीटमेंट करवाते? दैट इज द पॉइंट। और उससे भी बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हम इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, खुदारा इसको पॉलिटिक्स से निकालें, इसको केस को आम आदमी के तौर पे। और फिर मुझे ये बताएं, जब ये इक्तदार में होते हैं, ये इक्तदार वाले लीडर है ना, तो बताएं कितने कितने दिनों के लिए जाते हैं 2-2 दिन के लिए ट्रीटमेंट करवा के वापस आ जाते हैं। निकालें हिस्ट्री इनका, निकालें डाटा इनका। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो लोग अंडर ट्रायल होते हैं, कितनों को अदालतों ने और कितनों को नैब ने क्लियरेंस दी है कि भाई आप ट्रायल छोड़ें, जाएं बाहर और जाके अपनी ट्रीटमेंट करा के। भाई ये क्या है? ये कौन सा सिस्टम चल रहा है इधर? ठीक है, आपने कह लिया, ठीक है। और जो लीडर्स हैं उनको तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, उनको लिए दुनिया और मॉडल बनना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मॉडल बनना चाहिए। नवाज शरीफ को अगर नेल्सन मंडेला बनना है तो वो मॉडल बने, पाकिस्तान में आके अपनी लड़ाई लड़े। किसी को नेल्सन मंडेला में ना मैं बनाना चाहता हूं, ना मेरा मकसद। नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा,
आइन के आर्टिकल 25 है, उसका तकाजा ये है कि तमाम मुल्ज़मान से यकसा सलूक किया जाए। मैंने तो एक केस का हवाला दे के आपको भड़का दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस केस में जो जिस लोग केस हैं की आप उनसे बात वही कर रहे हैं सलूक ना, किया जाए। उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसी को माफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त ज़रूर दे दीजिएगा आर्गूमेंट की। पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भेजना है ना शहबाज शरीफ साहब को, आपकी मेरी इनके बस की बात नहीं है उसको रोकना, वो जाएंगे। ये मेरी बात लिख लीजिएगा, मैं ज़िम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। इसलिए कि एक वक्त ऐसा था कि हमें लगता था कि शहबाज नवाज शरीफ साहब यहीं मर जाएंगे, उनको किसी ने इजाज़त नहीं देनी। याद करें, वो ज़रा उस सिनारियों में वापस जाएँ, फिर आप देखें अचानक अदालतों के ज़रिए से किस तरह रिलीफ मिलता है, किस तरह वो सारी रिपोर्ट्स, वो जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि बकवास है, झूठ है, सब कुछ, वो फिर अपना बंदा भेज के उसको कंफर्म करते हैं और कहते हैं मुझे रहम आ गया उसके ऊपर। ये रहम फिर आना है एक दफ़ा। एक तो ये याद रख लें आप। दूसरी बात, करप्शन। सर 3.5 साल हो गए हैं, ये तो आप मान लें, इस करप्शन को साबित करते हुए। कितनी साबित हुई है वो आपके सामने पता है, हकायक पर बात करें सिर्फ। लेकिन ये जो बात आप कह रहे थे ना कि जी क्यों जाने दें इनको जी बाहर, तो मुझे ये बताएं, वो जो 70 नबी जनाब इमरान खान साहब की छतरी के नीचे बैठे हैं, उनको भी पूछा किसी ने? किसी अदालत ने ट्रायल किया है उनका? एक दिन के लिए बुलाया, कहा जाओ छुट्टी। कोई रहा उनमें से 2.25 साल जेल में? किसी ने काटी किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी सियासतदान ने या किसी मशीर और उनके वजीर ने 2.25 साल की जेल? इससे क्रेडिबिलिटी इमरान खान साहब के बहुत अच्छे स्लोगन की सब जीरो लेवल पर है। ये ना माने आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट दीज आर द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। फिर आपसे कह रहा हूं, आपको याद नहीं है वो क्या किया अरीम खान के साथ? सर क्या हुआ उसके साथ? छोड़े यार, खुदा के वास्ते कोई मिसालें दें यार। अच्छा देखे ना, अगर तुमने बहस बनाए बहस करनी फिर तो ठीक है। मुझे बताएं परवेज खटक के साथ क्या हुआ, मुझे बताएं बाबर रहमान के साथ क्या हुआ, मुझे बताएं जुल्फी बुखारी के साथ। बाबर रहमान छोड़े यार, ना करें एक वैसे बरी होगा जिस तरह ये फैसला। अच्छा, आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर मैं कह रहा हूँ तसल्ली से बैठें, ये जिन्होंने भेजना है वो भेज देंगे, और जिस मकसद के लिए भेजना है वो भी पूरा होगा। लेकिन आपकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी बात समझ लें, इमरान खान की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। वो कानूनी तमाम चीजें अपनी इस्तेमाल करेगी बाय ऑल मींस। किस तरह शहबाज शरीफ को रोका जाए। जावेद साहब टेस्ट केस आ गया, और मैं समझता हूँ जुल्फी बुखारी को इमरान खान ने ही कहा होगा कि इस्तीफा दे दो, ताकि जो हमने बनाया है इशू उसमें कहीं तुम भी आओगे तो मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हाँ, ECL पे नाम डालो, गिरफ्तार करो, इंक्वायरी करो, वही सलूक करो जो बाकी मुल्ज़मान से कर रहे हैं। ख़ुदात मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख़ुदात, गज़ा की बात करते हुए लफ्ज़ नहीं मिलते कि किन अल्फाज में जो कुछ वहाँ हो रहा है उसका इजहार किया जाए। बहुत अफसोसनाक है, दुनिया की जो ज़मीर है उसके लिए सवालिया निशान है। ये कहना कि वो हमास वाले पटाखे चला रहे हैं तो हमें जवाब में उनको ख़त्म करने का अख्तियार होना चाहिए, और जो लोग इस अख्तियार को तस्लीम कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि उनके मुल्कों में भी ये होगा, और उनके मुल्कों में जब तकसीम हो जाएगी, धड़े बन जाएंगे, गरीब उठ खड़े होंगे, फिर उनको एहसास होगा कि वो क्या पट्टी पढ़ाते रहे हैं। जी बुखारी साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पहली बात तो ये है कि हम सब के बीच भी और किसी भी एक सच्चे मुसलमान के बीच दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं ये तवक्को करके ये गुफ्तगू करने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि गज़ा का जो मंजरनामा 10 साला बच्ची ने पेश किया, वो मेरे ख्याल से 22वीं सदी का सबसे बड़ा मरसिया है। सहल लुधियानवी ने तो कहा था ना कि सना खान तकदीस मशरिक़ कहाँ है, सना खान तकदीस मशरिक़ को लाओ। मैं कहता हूँ सना खान तकदीस मगरिब कहाँ है, सना खान तकदीस मगरिब को लाओ, वो आके देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक मैसेज चला था सोशल मीडिया पर, आप सबने भी देखा होगा कि हिटलर अपनी कब्र में पड़ा कह रहा है कि मैं जब हॉलोकास्ट कर रहा था, जब मैं यहूदियों को मार रहा था, तो मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ। पता चला मैंने इसीलिए कुछ छोड़ दिए थे ताकि आपको पता चले कि ये कैसी कौम है जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। हम मामे लगते हैं उनको तस्लीम करने के और ये इजाज़त देने के, हमसे कोई कहे कि आप उनको तस्लीम कर लें जिनका वजूद नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। पहली बात। मुझे आप ये बताइए कि मैं आलमी ज़मीर का मातम करूँ, मैं जो ठेकेदार हैं ह्यूमन राइट कमीशन के उन पर तबसरा करूँ, या मैं उन तमाम मुस्लिम अम्मा के लीडरशिप के ऊपर भेजूँ
जो इस खुले कत्लेआम के बावजूद जबानें बंद करके ऐसे बैठे हुए हैं। आप जरा उठा के देखिए OIC की जो करारदाद है, वो कह रहे हैं उनको मजीद जुल्म करने से रोकें। जो उन्होंने कर दिया वो बिल्कुल ठीक है। जरा आप अंदाजा तो कीजिए लफाजी का। आज हमारे वजीर खारजा साहब जो बैठ के पार्लियामेंट में यानी लेक्चर दे रहे थे, किया क्या उन्होंने, बड़ी बातें की उन्होंने जनाब। 6-7 वजीर खारजा के साथ उन्होंने राब्ते कर लिए। इमरान खान साहब ने भी जनाब महातीर मोहम्मद के साथ बात करनी है, कुछ के साथ उन्होंने कर लिया। व्हाट इज द कंक्लूजन? हुआ क्या? हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके ऊपर पूरी कौम चार्ज हो जाए? मैं मजीद तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपसे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, हमें इसकी कीमत चुकाना है, चाहे एज ए कंट्री और एज ए उम्मा, चाहे वो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो पाकिस्तान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से बगैर नोटिस के हाई राइज बिल्डिंग को ज़मीन बोस किया गया है, जिनमें 2 बड़े मीडिया हाउसेस जो हैं उनके दफातर भी थे, मैं जानना चाहता हूं कि वो किधर हैं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामे बनते हैं इतने बड़े। यार ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप अपने दिलों पर हाथ रख के मुझे बताइए कि जो कुछ हम हैसुल कौम कर रहे हैं, जो हम पाकिस्तान की हुकूमत के तौर पे कर रहे हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? अगर आप हैं तो फिर मैं आपसे बहुत माफ़ी की तरफ। बुखारी साहब, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अब ये मसला अगर इसको देखा जाए तो ये मुस्लिम उम्मा या इस्लामी ममालिक से बढ़ के आगे निकल गया है। इससे बड़ी जेनोसाइड इन रिसेंट हिस्ट्री में हो नहीं सकती। और जिस तरह की एट्रॉसिटीज़ फ़लस्तीन में हो रही है और जिस तरह गरीब अपना मासूम गरीब बच्चों को, औरतों को ज़िबा किया जा रहा है, वो आपको तारीख में नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन डेमोक्रेट्स, जिनको कहते हैं आप, डेमोक्रेट्स पार्टी जो बाइडेन की अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन डिक्लेयर करती है, आज वो चैम्पियन खामोश बैठे हैं। कोई आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं है कि इन मासूम लोगों के खून की शहादतों को देख के आप मुसलमानों को क्या रहेंगे। बात यह है कि वेस्ट में आज भी बड़े बड़े प्रोसेशन निकल रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हो क्या रहा है? सब खामोशी है हर तरफ। ये वही OIC होती है, ये वही सिक्योरिटी काउंसिल होती है। अगर कहीं और मसला होता जहां नॉन मुस्लिम्स के साथ हो रहा होता तो ये सारे यकजा होकर इकट्ठे होकर उन पर चढ़ाई कर यूनाइटेड नेशन के पीस नेशन की बताएं क्या एक्शन लिया है? मुस्लिम वाले को तो गोली मारे हैं, ये तो बुज़दिल हैं, ये तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। ये तो स्वाय स्टेटमेंट देने के अलावा इनके अब पल्ले कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि ये इक़्तिदार के हवस में इतने गुम हो चुके हैं और जो वर्ल्ड पावर के इन्फ्लुएंस में इतना अंदर तक जा चुके हैं कि उनको उनके खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। जब एक जॉइंट फोर्स बनी थी मुसलमानों की और हमारे पाकिस्तान से एक आदमी गया था, वो तो सिर्फ यमन की बाद में वो क्या, उसका क्या मकसद था? उसको उस पे भी आता हूँ, लेकिन देखने की चीज है, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यस, वेल सेड। दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, होल ह्यूमन वर्ल्ड। भाई बात ये और है ये दुनिया की आबादी किस डायरेक्शन में सोच रही है? आया आप इन मासूम लोगों का खून रायगा नहीं जाएगा? बुखारी साहब, वो आप वाली बात, ये रायगा नहीं जाएगा, किसी ना किसी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यार बात यह है कि फलस्तीनियों की बदकिस्मती यह है कि फलस्तीनियों पे ज्यादती हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो तकसीम है। कुछ लोग मुसलमानों के तौर पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसको यूरोप के तौर पर देख रहे हैं, कुछ और खुद फलस्तीनी जो है उनका एक मौकफ नहीं है। एक तरफ हमास है और दूसरी तरफ जो है वो महमूद अब्बास की अल-फतह है। अब बुनियादी बात यह है कि इस मसले को हल होना चाहिए। महज यहूदियों के मरने पे रोना या महज मुसलमानों के मरने पे रोना जो है ये बंद होना चाहिए। इंसान है, सारे दोनों तरफ इंसान है, और जो ज्यादा मर रहे हैं वो फलस्तीनी है, ज्यादा जुल्म फलस्तीनियों पे हो रहा है। तो हमें ज्यादा होश से काम लेना चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन देना चाहिए। महज जो है वो यूरोप को या यहूदियों को जो है गाली दे के काम नहीं होगा, हमें कोई ऑल्टरनेटिव इसका सोल्यूशन देना चाहिए। और सोल्यूशन के नजदीक कोई भी नहीं जा रहा, हम एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं जो और खुद जो पिछले और हमें फलस्तीनियों से कोई हमदर्दी है तो हमें जो है वो मौकफ को करीब करना पड़ेगा, किसी सोल्यूशन की तरफ ले जाके। मेरा ख्याल है कि उसकी स्टडी ज्यादा है हमारे से।
आप क्या सोल्यूशन तजवीज़ करते हैं? अगर आप अंजुम रशीद को हम ये कहें कि आप एक सोल्यूशन, इस सारी जो बातें आपने की हैं इसको सामने रख के करें, तो क्या सोल्यूशन? देखो, मुझे ये हक हासिल नहीं है। नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ, एज ए दानिश्वर जो है, सबसे पहले हमास को और अल-फतह को बिठा के उनसे कहा जाए कि कोई करीब आए, फिर उसके बाद जो है वो यूरोप से बात की जाए, फिर मुसलमानों से बात की जाए। तजवीज़ आ रही है कमाल की। अंजुम, ये आप जो तजवीज़ दे रहे हैं, आपने कहा कि हमास और फतह बैठ जाए, फिर आप अपने आप को आपने एक खास फलस्तीन तक रख लिया, तो जो एग्रेसर है उसका क्या हमने करना? उसकी भी राय ले। नहीं, मुझे बताओ ना, हम आपसे राय मांग रहे हैं। इसराइल के ऊपर जो 3 फरीक हैं, एक इसराइल की गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ जो है वो हमास है, और तीसरी तरफ जो है वो महबूब अब्बास है। फिर यूरोप, तो सुन तो लें आप, फिर यूरोप है, अच्छा खुद इस्लामी मुआलिक जो है वो पहले ओएसी में ईरान कुछ कह रहा है और सऊदी अरब कुछ कह रहा है। आप इनको पहले, मैंने आपसे तजवीज़ मांगी है कि आप एक दानिश्वर हो, आपको सारे इशू का बहुत अच्छी तरह इल्म है और जानते हो। अब आपसे मैं कहता हूँ अंजुम, इस सारी सूरत हाल में जो इसकत है, आप तजवीज़ क्या करते हैं? आप शुरू हुए कि हमास और फतह, मैं तजवीज़ ये करूंगा कि कम से कम जो ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है और कुवैत है, ये आपस में, और पाकिस्तान है और ट्यूनिस, ये आपस में तो कम से कम एक मौक़िफ़ अख्तियार कर लें और फिर इनसे बात करें। हर एक का मौक़िफ़ अलग है। आप सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, आप डुगडुगी बनाना चाहते हैं। डुगडुगी नहीं, आपसे मैं तजवीज़ मांग रहा हूँ। यार मैं कौन होता हूँ तजवीज़ देने वाला? वो फ़लस्तीनी देंगे जब मजबूरी दुनिया देगी। किस एटीट्यूड का सामना कर रहे हैं, जरा उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं। हिलरी क्लिंटन आई थी व्हेन शी वाज कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अमेरिका, तल अवीव। एयरपोर्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप निकाल के ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उसने कहा कि वी आर कंसर्न विद द सिचुएशन इन गाजा एंड एल्सवेयर। तो जनाब, ये वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था, एक तो ये हमारा ये हक है कि हम फ़लस्तीनियों को मारें, और हम फ़लस्तीनियों को मारते रहेंगे। अगर आपको एक काबिल कबूल नहीं है तो आप यहीं से वापस जा सकते हैं। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन-ए-ज़ात। अब हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे। वैक्सीन लगवाने के लिए हुकूमत हम सब से कह रही है कि आएँ और अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि आपको वैक्सीन लगाई जा सके, कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये बड़ा अहम मसला है कि वैक्सीन हमारे पास कितनी हैं, कितने लोगों को लग गई, जो हमारे 60 से 70 साल की उम्र है वो क्या है, जो 50 से 60 साल है उम्र वो कितने लोग हैं, और 40 से 50 के कितने, और जब ये हमें कहा जा रहा है कि 30 से 40 साल के लोग भी अब रजिस्ट्रेशन कराएँ। तो जावेद ने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। मैं जावेद, आप बताएं क्या सूरत हाल है? देखिए खान साहब, जब पाकिस्तान ने ये वैक्सीनेशन की मुहिम स्टार्ट की तो उस वक्त पाकिस्तान का प्लान ये, इन्होंने तासुर देने की कोशिश ये की कि हम बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के तहत आके पूरी कौम को वैक्सीनेट करेंगे। स्टार्ट इन्होंने ऐसे लिया कि 70 साल से ऊपर वालों को पहले इन्होंने इनवाइट किया कि आएँ और लगवाएं, फिर उनको उनकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर दी, उन्होंने कहा जस्ट वॉक इन, फिर 60 पे आए, फिर 50 पे आए, फिर 40 पे आए, और उसके बाद अब लेटेस्ट इन्होंने अनाउंस किया है कि हम जो 30 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन पॉइंट ये है इस वक्त कि पाकिस्तान ने अभी तक टोटल 5.8 मिलियन 4 मिलियन अभी तक आ चुकी हैं। 4 मिलियन वैक्सीन पाकिस्तान में आई हैं, जबकि आप तासुर ये दे रहे हैं कि हमारे पास इतनी ज़्यादा वैक्सीन है कि हम 30 से ऊपर वाले भी आएंगे तो आ जाएंगे। सोचने की बात है। और वॉक इन शुरू करा दी, और 40 साल से ऊपर आपके पास इस वक्त सिर्फ 30% आबादी है 40 साल से ऊपर, और 40 साल से नीचे 70% है। आप 40 से ऊपर वालों को नहीं कर सके, जो कि आपने टोटल 40 साल से ऊपर 9.5 लाख लोगों को लगाई है, जो सिर्फ टोटल 1.4% आबादी कितनी है पाकिस्तान की? उसकी आबादी उसमें 6.5 करोड़ से ऊपर उसकी आबादी है। और अगर इसी के पैरेलल आप दुनिया में देखें ना, दुनिया से सबक हासिल करने, यूके जो है, यूके 80% से ऊपर जा चुका है, अराउंड 85%, यूएस 75% पे जा चुका है, इंडिया 12% से ऊपर जा चुका है। आप अपनी नाहली और नालायकी को ये परसेप्शन क्रिएट करके नहीं कर सकते। खुदारा, हम जो पहले दिन से इस शो में आपसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आप प्रॉपर प्लान करें, प्रॉपर ऑर्डर करें, लोगों को वैक्सीन करें, और यहाँ तक के
इलाज मुआवजे में भी डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं। आप लोगों को अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना कि आज गली मोहल्ले का डॉक्टर स्टेरॉइड लगाकर और 3 गोलियां दे के कोरोना का इलाज कर रहे हैं। आप लोगों को कम से कम इतना तो समझा सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक बात है। बड़ा जो खौफनाक सीन के पैदा खींचा है इसने। मतलब जो जावेद की बात को हम दुरुस्त अगर समझ लें और सावधानी की उसने तैयारी की थी, तो ये तो फिर पाकिस्तान में जो है 40% से ज़ायद 6 करोड़ की आबादी है, ये हालात बहुत खराब होने वाले हैं। 9 लाख की वैक्सीन हमने और 1.4% को लगी है जो सिर्फ। ये हालात में देहातों के बारे में अंजम हम कुछ परवाह नहीं कर रहे, और हिंदुस्तान में जो क्राइसिस अब बढ़ रहा है ना, वो देहातों की वजह से बढ़ रहा है। यार ये हिंदुस्तान से बड़ा क्राइसिस पैदा होने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हिंदुस्तान वाले हालात आ गए तो हिंदुस्तान के पास फिर बंदोबस्त है, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है बंदोबस्त। गुजारिश ये है कि जो फिगर्स इन्होंने बताए हैं जावेद ने, अगर उसको आप बिलीव करें तो सिनारियो जिस तरह अंजुम साहब ने कहा कि बहुत खौफनाक है। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत या तो अवेयर नहीं है इससे, और या प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत फिगर्स या गलत तासुर जो है उन तक पहुंचाया जा रहा है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अलार्मिंग भी छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, जहाँ इतनी वेरिएशन है कि एक दिन के गैप से 23 से 8% पे आ जाती है और 8% से 23-26 पे चली जाती है। इस किस्म की सूरत हाल में तो हमें वॉर फुटिंग पर काम करना होगा। जो कोरोना सेंटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको एक्सपेंड करने की बहुत ज़रूरत है। इसको प्रायोरिटी नंबर 1 अगर आप नहीं बनाएंगे तो जिस तरह अंजुम ने कहा, खुदा ना खास्ता अल्लाह अपना रहम करे, हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो देख के खौफ आता है। हमारे यहाँ सूरत हाल अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है, लेकिन नहीं इधर ऐड कर, लेकिन बात क्यों बेहतर है? देखिए बात क्या, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले में हम मेडिसिन के और मेडिकल के मैदान में बहुत पीछे हैं और दवाइयों में भी बहुत पीछे हैं। तो अगर हिंदुस्तान वाले हालात आ गए तो पाकिस्तान में आपसे संभाला नहीं जाएगा। हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है कि लाशें फुटपाथों पे, बीमार लोग फुटपाथों पे पड़े हैं और तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वो ऑक्सीजन भी हमसे ज़्यादा पैदा करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में ये हो गया जो ये इसने कहा है, नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हो रहा है, ये हो जाएगा जो हो रहा है, इसको ना रोका गया, फौरी इकदाम ना किए गए तो हमारे यहाँ तो चीज़ें, हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा कसम पुरसी हो जाएगी कि लोग भी सड़कों पे पड़े होंगे। कि हुकूमत को ये चाहिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जाने दो, शहबाज शरीफ को छोड़ दें खुदा के वास्ते। पूरा फोकस, पूरी उनकी टीम, पूरे स्पोक्समैन, पूरे मशीर, पूरे वजीर लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इनको ECL पे डाल दें। अल्लाह के वास्ते फोकस बदलें, और ये जो इंसानी अलमिया बनने के इम्कानात जो आपने फिक्र कहे और जो अंजुम ने कहा है, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि अपनी प्रायोरिटी में कोरोना को टॉप करें। ख़वातीन हज़रात, ये बात हम मुश्तरका तौर पे कह रहे हैं कि आपकी तरजीहात में कोरोना इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इंसानों की ज़िंदगी का मसला है। थोड़ी सी हमाकत, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नाअहली, लापरवाही इंसानों की जानें ले लेगी। सुनने वाले फैसला कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर हुकूमत से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से कि जनाब आपको कब समझ आएगी ये जो फिगर्स दिए हैं, आप इनको चैलेंज करें, फिगर्स को बताएं असल सूरत हाल क्या है। कितने लोगों को पंजाब में अब तक आपने वैक्सीनेशन दी है, लगाई है, और क्या आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, और क्या जो सूरत हाल है करोड़ों की बात हो रही है ऐसी सूरत हाल में आपका मुकाबला करने की हिम्मत, इसके ऊपर हमें आप कॉन्फिडेंस मिलें। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ख्वातीन साहब जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। और रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन का केस, अरबों रुपए की बात हो रही है। बहुत से लोगों के नाम आ गए हैं जिसमें बैरोक्रेट्स भी हैं, और मुखालफिन ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर आपके करीबी साथी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक करीबी साथी ने आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कहा कि मैं तहकीकात मुकम्मल होने तक बाहर बैठूँगा। अब जैसा कि मैंने पहले हिस्से में कहा, वही सलूक होना चाहिए नैब के केसेस में जो दूसरों से हो रहा है। ECL पे डालें, भाग ना पाए, जो गवाह हैं उनको मुतासर न कर सके अपने इख्तियारात की वजह से, अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की कुर्बत की वजह से।
और अंजुम साहब, ये आपने तैयारी की है स्टोरी के बारे में, क्या है क्या सारी मामला? भाई बात यह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो उसका मुझे ईमान भी लगता है कि पाकिस्तान करप्शन के माहौल में, करप्ट हुक्मरानों की मौजूदगी में पाकिस्तान में गुर्बत और जहालत और बर्बादी जो है कम नहीं हो सकती। पाकिस्तान को बचाना है तो करप्शन को ख़त्म करना होगा। इमरान खान ने एक कमाल का काम किया जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि उसके अपने दौर में जो भी बड़ा वाक़या हुआ है, वो चाहे शुगर मिलों वाला वाक़या हो, चाहे चीनी की कीमत जो है वो महंगी हुई हो, चाहे वो रिंग रोड हो, उसने अपने दौर की करप्शन पे खुद एक्शन ले लिया। किसी ने उसे कहा नहीं। ये रिंग रोड का वाकया जो है वो आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक ऐवान ने आके सबसे पहले बताया कि रिंग रोड के अंदर बेकायदगियां हुई हैं, उसकी तहकीकात शुरू की है। इसी तरह से चीनी का मामला आया तो उसने अपने दौर में कहा कि चीनी का वाकया मेरे दौर में हुआ है, और अपना अजीज तरीन दोस्त जो है, तहकीकात के अलावा कुछ और भी तो करना है ना, गिरफ्तार करना है, ICL पे नाम डालना है। भाई ये जो रिंग रोड है इसमें अभी करप्शन हुई नहीं है, अभी कागजों के अंदर जो तब्दीलियां, प्लानिंग में तब्दीली आई थी उसके अंदर बेकायदगी का इम्कान पैदा हुआ कि बेकायदगी होगी इसमें, अगर जो कागजों में है। अभी करप्शन ग्राउंड पे नहीं आई। और करप्शन नैब को केस क्यों दिया? नैब को इसलिए दिया है कि कागजों के अंदर अभी करप्शन, लोगों ने पैसे, नैब क्या करेगा केस? नैब तहकीकात करेगा कि वाकई जो है वो बेकायदगी हुई है, और बेकायदगी अगर हुई है तो मुकदमे दर्ज होंगे। वो जहांगीर तरीन के खिलाफ भी होंगे, वो जुल्फी बुखारी के खिलाफ भी होंगे, वो गुलाम सरवर के खिलाफ भी होंगे, जबकि गुलाम सरवर कह चुका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो जुल्फी बुखारी रिजाइन कर चुका है। मुझे बताओ आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसने रिजाइन किया करप्शन के इल्जाम पर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस हुक्मरान ने अपने ही वजीरों के खिलाफ मुकदमा कहां दर्ज किया? किस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही एक चहीते और सबसे लाडले जहांगीर तरीन को जो है वो बहुत सॉलिड केस है इनके पास, जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी का। बात तो ये है कि अगर कोई बताएं किसी ने दिया अगर ओवरऑल हम जायजा लें सूरत हाल का, तो वो जो आपने कहा कि जो उनका नैरेटिव है वो बहुत अच्छा नैरेटिव था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जिस तरीके का तफरका या जिस तरीके की तफरीक हम देखते हैं उस पर एतराज़ है। आपने कहा कि जी कौन सा ऐसा रूलर था या कौन सी ऐसी रजीम थी जिसमें इस तरह के इकदाम हुए। 2-3-4 जल्दी से मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। क्या हुआ BRT का? भाई BRT पहले सुनते सवाल ना करें फिर जवाब नहीं, वरना बोले जाए जो बोल रहे हैं। सवाल तो पूरा, आप वो बात करें जो कर रहे हैं। सवाल तो पूरा होने दें भाई मेरे, सब्र रखें। आप तो इमरान खान बनते जा रहे हैं हर खुदा के लिए। BRT का क्या हुआ, मालूम जब्बा का क्या हुआ, आटा चीनी का क्या हुआ, पेट्रोलियम का क्या हुआ, मेडिसिन का क्या हुआ, IPP का क्या हुआ, तसल्ली हुई? देखें इस वक्त जो बात कही जा रही है वो ये है कि बहुत सलूट करते हैं हम आपकी इस अप्रोच को कि आप अपनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसका सिर्फ दावा है अभी तक साबित होना है। लेकिन रवैया वही इख्तियार करें कि इल्जामात पर लोग जेलों में जाएं। नाम लेने चाहते हैं। आज चीमा के खिलाफ कौन सा केस था जब गिरफ्तार किया आपने? की प्रॉपर्टी करप्शन नहीं, उस पर ये चार्ज नहीं है। वो उसके प्लॉट निकले अरबों रुपए के, उस पर चार्ज, बीवी के प्लॉट निकले, उस पर करप्शन साबित हुई। जब पकड़ा था तो चार्ज ये था कि इन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ ये कोलैबोरेशन की। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने अपने ग्रुप बनाया हुआ था। जी जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सब अच्छी बात। देखें, हमें चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छे इकदाम देखें, जिस तरह जुल्फी बुखारी को आज उन्होंने उतारा है या उसने इस्तीफा दिया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना। जिस तरह कमिश्नर को इन्होंने चेंज किया, जिस तरह इन्होंने इस इंक्वायरी को नैब के हवाले किया, देखें माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक छोटा सा आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि ये करप्शन हुई है, सरवर खान इन्वॉल्व है, सरवर खान को वजाहत देनी पड़ गई। अभी अगर आने वाले मजबूर हो गए नहीं, एक मिनट, आपके इमरान खान साहब हमें बताते हैं कि ये आधे केसेस PPP ने नून के खिलाफ बनाए थे और आधे केसेस नून के खिलाफ PPP ने बनाए थे। इमरान तो कौन कहता है रवायत नहीं है? और ये तो इमरान खान कर रहा है ना सर। नहीं, ये रवायत मौजूद है यार। आप आगे चलें, जुल्फी बुखारी के और भी मामलात निकलेंगे। आप जरा वेट तो करें। जुल्फी बुखारी को सिर्फ इस केस के लिए नहीं इस्तीफा लिया गया या निकाला गया। जुल्फी बुखारी पे और भी केसेस हैं, और भी सोसाइटियों को चलाने के और उनको स्वाबदीद के तौर पर जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक CDA में तमाम मामलात जुल्फी बुखारी डील करते थे। तो कहने का मकसद क्या है कि आप इमरान खान को क्रेडिट दें कि जो चीज कर रहा है उसने सबसे अपने, जो अंजुम साहब ने कहा, अपने चहीते सबसे क्लोज
लड़के को फारग कर दिया। अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए अप्रिशिएट और आने वाले वक्त में और भी चीज लेकिन निकलेगी। दोस्त मैं फिर कहूँगा कि 25% नंबर मैं इमरान खान को देता हूँ, जिस तरह वो इस खरगोश के पीछे भाग रहे हैं, आई गिव हिम 25। लेकिन मेरे दोस्त 75 और नंबर्स भी उसने लेके पर्चा पास करना है, उसमें बेरोजगारी है, गुर्बत है, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, मामला चल नहीं रहे, ये भी तो उसी ने करना है ना। 100 नंबर का पर्चा होता है ना, 25 नंबर का पर्चा तो नहीं होता ना, 75 नंबर्स का पर्चा भी उसने हल करना है। और जहाँ तक ये है कि इन दोस्तों को आगे लगा रहा है, जुल्फी बुखारी का आपने तज़किरा किया कि CDA का आपने मेरे जवाब में कहा, हाँ जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तमाम होटल पिछले 2 साल से बंद किए हुए हैं, ये कह के कि ये होटल खसारे में चल रहे थे। ना तो उनके मुलाजमिन को तनख्वाह दी गई है, ना उनके मुलाजमिन को गोल्डन शेक हैंड दिया गया है। आइडिया ये है कि उन तमाम मोटर्स को जो बेहतरीन जगहों पे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे नॉर्दर्न एरिया के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गोल्ड माइन, उनको गोल्ड माइंस को दे दिया गया। तो अभी तो बहुत सारी बातें तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ और कहता हूँ। मैं कहता हूँ विच हंटिंग मत करो। अगर नैब को केस गया है तो जो केसेस नैब को जाते हैं, जो दूसरों से सलूक हुआ वही सलूक करें, ताकि जो आपने ये खूबसूरत बात आपने की कि उन्होंने तो कुर्बानी दे दी है, तो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना इमरान साहब, उसका उनको कोई फ़ायदा भी हो। मैं अभी करप्शन हुई नहीं, ये तो अंजम साहब होनी आपको है। बहुत अच्छा जवाब दिया। बुखारी साहब ने मैं बहस में नहीं जाता, मैं तो सिंपल से एक बात कहता हूँ, करप्शन बुरी है, वो 100 की हो, 5 लाख की हो, 5 करोड़ की हो, 5 अरब की हो, कोई नो कम्प्रोमाइज ऑन इट, एब्सोल्युटली नॉट। जाए उन लोगों के घरों में नॉक करें जिनके पास 10-10, 20-20 करोड़ के घर हैं, और वो कोई इनकम टैक्स नहीं देते, कोई वेल्थ टैक्स नहीं देते। इस बहस को रहने दो, ये वरना किसी को ना पकड़ो। नहीं, नो, आई एम नॉट सेइंग इट। मेरे बातों को उल्टा मत करो, मैं कहता हूं करो, लेकिन एट सब के साथ करो, across the board करो, even handed करो। ख्वाजात, आज का प्रोग्राम इतना ही था, इतना ही वक्त था हमारे पास, इतने ही हम बात कर सकते थे। और ये जो करप्शन का मसला है, इस पर आप गौर कीजिएगा, क्या करप्शन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 खानदानों ने की है, और क्या उन 2 खानदानों के पास इतना पैसा है? अगर हम छीन भी लाएं तो पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त हो जाएगी। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।